हेलो गाइस, नमस्ते। मैं शरद चंद्र राय पुनः आप लोगों को अपने YouTube चैनल शरद राय एजुकेशनल पॉइंट पे हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में चर्चा करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने दो वीडियो बना रखी है टेंसेज के ऊपर। एक वीडियो का नाम था टेंस एक सामान्य परिचय और दूसरा सेशन 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, मैं ये सोचता हूँ कि सारे जो टेंस 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के जो चार भाग होते हैं, टोटल ले जाकर के 12 टेंस होते हैं, तो इसको 12 सेशन में विभाजित कर दूं, जिससे आप लोगों को पढ़ने समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आज इंग्लिश ग्रामर के जो टेंसेज होते हैं सबसे इजीएस्ट टेंस के विषय में चर्चा करने चल रहा हूँ। दोस्तों, जैसे मैं पीछे बताया हुआ था पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जिस वाक्य के अंत में हैं से पहले, जिस वाक्य के अंत में हैं से पहले ताकि ते लगा रहता है, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिस वाक्य में हैं से पहले ताकि ते रहा रही रहे लगे होते हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इसको अभी मैं नोट्स आप लोगों को बना करके, आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए मैं नोट्स पूरा बना करके दे दूंगा। तब तक आप लोग हम ध्यान से आप लोग सुनिए और कुछ एग्जाम्पल के साथ इसके ट्रांसलेशन को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, पहचान ये होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिस वाक्य के अंत में हैं से पहले रहा रही रहे लगे होते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। और इसको बनाने के क्या नियम होता है? इसको बनाने के नियम ये होते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। जैसे अभी इंग्लिश के किसी भी टेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद से सहायक क्रिया रखते हैं। इसमें सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। सहायक क्रिया इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर। दोस्तों, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए हम इज का प्रयोग करते हैं। आई अपने लिए, जैसे आई की हिंदी मैं होती है, तो मैं के लिए हम सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। और जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते हैं वहां हम आर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, मैं पहले से भी आप लोगों को बताते आया हूं कि हिंदी में सबसे पहले कर्ता होता है, उसके बाद से कर्म होता है, उसके बाद से क्रिया होती है। लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले कर्ता होता है, उसके बाद सहायक क्रिया या मतलब क्रिया होती है, ठीक है ना, और उसके बाद से कर्म होता है। तो उसी क्रम में हम इसको भी अरेंज करेंगे। इसी पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को भी इसी क्रम में हम अरेंज करेंगे। इसकी पहचान मैं आप लोगों को भी बता चुका हूं कि जिस वाक्य में हैं से पहले रहा रही रहे लगे होते हैं, तो उन वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य मानते हैं, ठीक है। तो इनको बनाने के नियम क्या होते हैं कि सबसे पहले हम कर्ता रखते हैं, उसके बाद से सहायक क्रिया रखते हैं, उसके बाद से क्रिया की आईएनजी फॉर्म रखते हैं, उसके बाद से कर्म पूरक काल रखते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं। अभी हम साधारण वाक्यों को, एफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम समझेंगे। तो देखिए, जैसे मैं आम खाता हूं, मैं आम खा रहा हूं, ठीक है। तो मैं आम खा रहा हूं, ठीक। दोस्तों, इसमें मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बताया था कि कर्ता की क्या पहचान होती है। वाक्य में जो व्यक्ति कोई एक्शन को लेता है या जिस व्यक्ति या वस्तु द्वारा कोई कार्य करवाया जाता है, कार्य किया जा रहा है, वो कर्ता कहलाता है। जो व्यक्ति एक्शन लेता है वो कर्ता कहलाता है। क्रिया की कैसे आप लोग ढूंढते हैं कि कर्ता पे क्या का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में प्राप्त होता है वो क्रिया हो जाती है। और कर्ता जिस रेफरेंस में बात कर रहा है वो कर्म हो जाता है। जैसे इस सेंटेंस में एक्शन
मैं आम खा रहा। हाँ दोस्तों, जैसे मैं आम खा रहा हूं, तो इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म की पहचान कैसे करेंगे? दोस्तों, मैं बता चुका हूं कि कर्ता वाक्य में जिस व्यक्ति द्वारा कार्य को किया जाता है वो कर्ता कहलाता है। क्रिया की पहचान क्या होती है? क्रिया कैसे पहचानते हैं? तो वाक्य में कर्ता, वाक्य के कर्ता से क्या का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में प्राप्त होता है वो क्रिया कहलाती है। और कर्ता जिस रेफरेंस में बात करेगा, जिसके संदर्भ में बात करेगा, वो कर्म कहलाता है। जैसे उपरोक्त वाक्य, मैं आम खा रहा हूं, तो मैं कर्ता हुआ, आम कर्म हुआ और खाना क्रिया हुई। अब देखो दोस्तों, मैं कर्ता पर प्रश्न कीजिए कि क्या कर रहा हूं, तो उत्तर में आएगा कि खा रहा हूं। इसलिए कर्ता मैं हुआ, ये खाना खा रहा, हाँ, ये क्रिया हुई। और किसके संदर्भ में ये बात कर रहा है? तो आम के संदर्भ, मतलब आम को खा रहा है, ठीक है ना, ये कर्म हुआ। इन वाक्यों को कैसे बनाया जाता है, तो उसके विषय में हम चल रहे हैं अब विस्तृत अध्ययन करने के लिए। सबसे पहले हम पहचान लिख लें। सबसे पहले हम पहचान लिख लें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान। जिन वाक्यों के अंत में है, हूं, हैं, हूं, है से पहले रहा, रही, रहे, लगे हों, वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। दोस्तों देखिए, इसको नोट कर लीजिए, ऐसे नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहचान क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की? जिन वाक्यों के अंत में हैं, हूं, हैं से पहले रहा, रही, रहे, लगे हों, वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। फिर सुन लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में हैं, हूं, हैं से पहले रहा, रही, रहे, लगे हों, वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इसको कुछ एग्जाम्पल से हम पूरे कंसेप्शन को क्लियर कर ले रहे हैं। जैसे पहला सेंटेंस जो था, मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैं आम खा रहा। दोस्तों, इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात कर्ता रखते हैं। इसमें कर्ता
मैं है, तो इसकी अंग्रेजी होती है आई। उसके बाद से कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूं कि सहायक क्रिया, सहायक क्रिया में इज, एम, आर सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो अब आई के लिए सहायक क्रिया एम लगाते हैं। अभी हम आप लोगों को नोट करवा देंगे कि किस कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया होती है। तो हम आई के लिए एम प्रयोग किया जाता है, आई एम। उसके बाद से क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। आम की अंग्रेजी मैंगो, बहुत पहले से आप लोग जानते होंगे। ठीक, अब दूसरा हम सेंटेंस लेते हैं, तुम बाजार जा रहे हो। हर प्रकार के कर्ता, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, हैं, जितने भी प्रकार के कर्ता हैं, मैं सोच रहा हूँ एक कंसेशन एग्जाम्पल के तौर पे बना दिया जाए। तो अब दूसरा बनाया जाए कि तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो। तुम बाजार जा रहे हो। दोस्तों, इसमें कर्ता क्या है? तुम। ठीक, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? यू। अब प्लूरल नंबर के लिए हम सहायक क्रिया को, प्लूरल नंबर जो कर्ता होते हैं उनको हम आर सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तुम जो है प्लूरल नंबर माना जाएगा, तो यू आर। अब जाने की क्या अंग्रेजी होती है? गो। तुम बाजार जा रहे हो, क्रिया क्या है? जाना, मुख्य क्रिया है। तो यू आर गो, और इसमें आई एन जी लगा दिया जाएगा, तो यू आर गोइंग टू मार्केट। दोस्तों, ठीक, अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, वे कमरे में पढ़ रहे हैं। वे कमरे में, वे कमरे में पढ़ रहे हैं। ठीक, दोस्तों, इसमें कर्ता क्या है? वे। ठीक, और क्रिया को कैसे पहचानेंगे कि कर्ता पर क्या का प्रश्न करें कि वे क्या कर रहे हैं, तो उत्तर में आएगा पढ़ रहे हैं, इसलिए क्रिया हुई। और उसके बाद से जो बचा है, जो रेस्ट वर्ड, वो कर्म कहलाएगा। लेकिन ये किस रेफरेंस में कर्ता बात कर रहा है? अतः कमरे के रेफरेंस में। ठीक है, यह क्रिया पे क्या, कौन, कहां, किसको का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में प्राप्त होगा वो कर्म होता है। ठीक है, तो कर्म को दो हिसाब से छांटा जा सकता है कि कर्ता जिस रेफरेंस में बात करेगा तो जो शब्द उत्तर में प्राप्त होगा वो कर्म कहलाता है, या क्रिया पे क्या, कौन, कहां, किसको का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में प्राप्त होगा वो कर्म कहलाता है। तो अब इसमें हम पूछेंगे, हम इसमें देखेंगे कि वे कहाँ पढ़ रहे हैं। क्रिया प्रश्न करें, पढ़ना क्रिया हुई, अब क्रिया पर प्रश्न कीजिए कि वो कहाँ पढ़ रहे हैं, तो उत्तर में प्राप्त होगा कि कमरे में, तो इसलिए कमरा ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब देखिए, वे की अंग्रेजी होती है दे, उसके बाद से आर, दे आर। अब पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है? रीड, उसमें आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग इन द रूम। ठीक दोस्तों, अब एक सिंगुलर नंबर ले लिया जाए। शीला एक सुंदर गीत गा रही है। शीला एक सुंदर गीत गा रही है, तो शीला एक
सुंदर गीत गा रही है। ठीक, इस वाक्य में शीला करता हुआ, अब क्योंकि यही काम को कर रही है, ठीक है ना, एक्शन यही ले रही है। अब शीला पर प्रश्न कर रहे हैं हम कि वो क्या कर रही है, तो उत्तर में आ रहा है कि गा रही है। अब जो क्रिया भी आप ढूंढ लिए, क्रिया पर प्रश्न करें कि वो क्या गा रही है, तो एक सुंदर गीत। तो दोस्तों ये हो गया कर्ता, शीला कर्ता हो गई, ठीक, गाना क्रिया हो गया, और एक सुंदर गीत ये कार्य। अरेंज कर दें हम कर्ता, क्रिया और कर्म के सीरियल में इसको। हाँ, तो अब शीला जो है, शीला सब्जेक्ट रखा, उसके बाद से इज एम आर रखा जाता है। सिंगुलर नंबर के लिए इज का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद से क्रिया की आईएनजी फॉर्म। अब क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, मेन वर्ब यहाँ है गाना, ठीक, तो इसको, इसकी अंग्रेजी होती है सिंग, और इसमें आईएनजी लगा दिया जाएगा, तो सिंगिंग ये सॉन्ग। अब दोस्तों एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए। हम बागीचे में टहल रहे हैं, हम बागीचे में टहल रहे हैं, ठीक दोस्तों। अब इसमें कर्ता क्या है, सबसे पहले आप देखिए कि हम छांटते हैं कर्ता क्रिया का, तो कर्ता इसमें एक्शन हम ले रहे हैं, इसलिए हम कर्ता हुए, इसकी अंग्रेजी हुई वी। अब क्रिया को कैसे पहचानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, उत्तर में आएगा टहल रहे हैं, ये क्रिया हो गई, ठीक, और कर्ता वी के साथ, वी चूंकि प्लूरल नंबर है तो इसके लिए सहायक क्रिया के रूप में आर का प्रयोग करेंगे, और वी आर, और टहलने की अंग्रेजी होती है वॉक। अब इसमें आईएनजी लगा देंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। वी आर वॉकिंग इन द गार्डन। आशा है कि आप लोग एफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को बनाना आप लोग सीख गए होंगे। इसमें एक चीज छूट रहा है कि कहाँ इज का प्रयोग करेंगे, कहाँ किन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे, किन कर्ता के साथ आर का, और किन कर्ता के साथ एन का प्रयोग करेंगे, और तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों एक वचन कर्ता, जैसे ही, सी, इट, और एक आदमी का नाम, एक व्यक्ति का नाम हो, तो हाँ हम एक व्यक्ति का नाम हो तो हम इज का प्रयोग करते हैं। आई, मैं के लिए
सहायक क्रिया एम प्रयोग में लाई जाती है। और बहुवचनकर्ता जैसे यू, दे, वी एटसेट्रा, मतलब ही, सी, इट और एक वचन कर्ता को छोड़ करके जो भी रहेगा, जो भी कर्ता आएगा वो एटसेट्रा के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग करते हैं। ध्यान से इसको एक बार दोस्तों देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वचन कर्ता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया में किस कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया यूज होती है, तो उसके लिए एक वचन कर्ता जिसमें ही, सी, इट और एक व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम। राम अलग है, श्याम अलग है, इसे राम और श्याम रहेगा तो बहुवचन हो जाएगा। तो ही, सी, इट और एक वचन एक व्यक्ति का नाम हो तो हम इज का प्रयोग करते हैं। आई के लिए एम का प्रयोग करते हैं और बहुवचन जो कर्ता होते हैं उनके लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। समरी में इसे बना लीजिए आप लोग। समरी में ऐसे बना लीजिए आप लोग कि ही, सी, इट और एक ही, सी, इट और एक व्यक्ति के नाम। दूसरा आई के लिए एम। तीसरा बहुवचन कर्ता यू, वी, दे एक्सेट्रा के लिए आर का प्रयोग करते हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। हाँ दोस्तों, अभी हम कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हम अंग्रेजी में अनुवाद करने का प्रयास किए, जिससे हमने उन्होंने सीखा कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किया जा सकता है। अब उसके पूरे नोट्स को आप लोग चाहे तो एक बार लिख लें या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मैंने लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस के अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। इसके बनाने के नियम ये होते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया इज एम आर और इज एम आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अंत में कर्म पूरा कार्य रखते हैं। ध्यान से एक बार फिर सुन लीजिए आप लोग। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता रखते हैं, उसके बाद से सहायक क्रिया इज एम आर रखते हैं, उसके बाद से मुख्य क्रिया मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखते हैं और अंत में कर्म पूरक आदि रखते हैं। फार्मूले के तौर पर पहले स्थान पर सब्जेक्ट, दूसरे स्थान पे इज एम आर, तीसरे स्थान पे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, चौथे स्थान पे ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं आप लोग इसको नोट के तौर पर उतार लीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अभी जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम समझा और कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से उसके पूरे कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया। उसी प्रकार से अब नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द लगा रहता है, तो उसको ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाएगा, उसको बनाने से संबंधित एक नियम की एक झलक आप लोग देख लीजिए और उसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के नियम मैंने लिखा है। नकारात्मक वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस के नकारात्मक वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले कर्ता, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अंत में कर्म पूरक आदि रखते हैं। देख लीजिएगा दोस्तों, फार्मूले के तौर पे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से इज एम आर, उसके बाद से नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अंत में कर्म पूरक आदि रखते हैं। या यूं कह लीजिए कि नॉट को मेन वर्ब और सहायक वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी सब नियम एफर्मेटिव सेंटेंस के ही होते हैं। चलिए कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से हम इस कंसेप्शन को पूरी तरह से, इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर ले रहे हैं। हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूल को लिखा, नोट बनाया और अब हम ये समझते हैं कि कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये समझते हैं कि इसके सेंटेंसेज को कैसे हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से हम क्लियर कर ले रहे हैं। जैसे मैं आम नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं आम नहीं खा रहा हूं। तो मैं बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में और उसके बाद से इज एम आर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद से नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद से क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से कर्म पूरक आदि रख देते हैं। अब सब ये भी बताया था कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। तो वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है और सब्जेक्ट पर जब क्या क्या प्रश्न करते हैं तो जो शब्द उत्तर में प्राप्त होता है वो वर्ब कहलाती है और वो उसके बाद से सब्जेक्ट जिस रेफरेंस पे बात करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। या कर्ता और क्रिया को छांटने के बाद जो रेस्ट वर्ड होते हैं
वो कर्म की श्रेणी में आएंगे। तो जैसे मैं आम खा रहा हूं, तो इसमें मैं करता हुआ, खाना क्रिया हुई, आम कर्म हुआ। ठीक, और नियम के हिसाब से उस सीरियल में हम रख देते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ हुआ मैं, इस चीज की अंग्रेजी आई होती है। ठीक, उसके बाद से सहायक क्रिया जो इज एम आर रखते हैं, तो यहाँ एन, आई के साथ एन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से क्या होता है कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से अब क्या बचता है कि मुख्य क्रिया क्या है, खाना, जिसकी अंग्रेजी होती है ईट। इसमें आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग। आई एम नॉट ईटिंग मैंगो। बात समझ में ऐसे। फिर देखिए, अब दूसरा ट्रांसलेशन हम ले रहे हैं कि तुम बाजार नहीं जा रहे हो। इसको कैसे बनाएंगे? इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है यू। क्यों? क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही एक्शन लिया जाएगा, इसलिए तुम यहाँ सब्जेक्ट होगा। उसके बाद से वर्ब क्या हुई इस पर कि तुम क्या नहीं कर रहे हो, आप तो बाजार भी जा रहे हो। हाँ, तो क्रिया हो गई जाना, और कर्ता और क्रिया छांटने के बाद जो बच रहा है जो शब्द, वो है बाजार। ठीक, तो वो कर्म हो गया। अब उस सीरियल में हम रखें, सबसे पहले सब्जेक्ट जो है तुम, इसकी अंग्रेजी यू। उसके बाद से इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग मैं लिखवा चुका हूं कि किस कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगाई जाती है, तो यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म रखी जाती है, तो जाने की अंग्रेजी होती है गो। इसमें आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग, यू आर नॉट गोइंग टू। आप बाजार की अंग्रेजी मार्केट। ठीक, चौथा एक्सरसाइज ले रहे हैं, तुम बाजार नहीं जा रहे हो। और तीसरा ले रहे हैं कि तुम वे कमरे में पढ़ रहे हैं, तो इसका नेगेटिव होगा वे कमरे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? वे कमरे में नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, वे की अंग्रेजी होती है दे। उसके बाद से इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और आर इसमें वे के साथ आर का आर सहायक क्रिया के रूप में लगाई जाएगी, तो दे आर। वे कमरे में नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट वे है, जिसकी अंग्रेजी दे होती है। उसके बाद से आर का प्रयोग किया जाता है सहायक क्रिया के रूप में। फिर सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में
नॉट लगाया जाता है। दे आर नॉट। अब पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड। दे आर नॉट रीडिंग इन द रूम। फिर अगला एग्जाम्पल, जो अगला एग्जाम्पल है उसको हम देखते हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। शीला एक सुंदर गीत गा रही है, तो इसका नेगेटिव होगा कि शीला एक सुंदर गीत नहीं गा रही है। तो इसमें सब्जेक्ट है वो शीला है। क्यों? क्योंकि यही काम, यही एक्शन ले रही है, इसलिए सब्जेक्ट हुआ। तो शीला, दोस्तों शीला एक सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहां हम इज का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के रूप में। शीला इज नॉट सिंगिंग ए ब्यूटीफुल हाँ दोस्तों देखिए, जैसे शीला एक सुंदर गीत नहीं गा रही है, ठीक, इसका ट्रांसलेशन शीला इज नॉट सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। फिर हम बागीचे में नहीं टहल रहे हैं, तो वी आर नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। आशा है कि आप लोग इसको नेगेटिव सेंटेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेज को ट्रांसलेशन बनाना सीखे होंगे। हाँ, और इसके बाद से हम पढ़ते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाता है, थोड़ा उस पर पता करना सकते हैं। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, उनके अनुवाद से संबंधित कुछ जो रूल हैं वो इस प्रकार से हैं। इसको आप लोग एक शॉर्ट स्क्रीन के माध्यम से, शॉर्ट स्क्रीन या तो आप लोग ले लीजिए या नोट बना लीजिए। जैसे मैंने लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट मतलब कर्ता रखते हैं, उसके बाद से क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अंत में कर्म पूरक आदि रखते हैं। ठीक दोस्तों, अगर वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो तो क्या करते हैं, बस सामान्य सी एक टेक्निक है कि कर्ता और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, जो मैं फार्मूला लिखवाता हूं उसके हिसाब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो, जैसे क्या मैं आम खा रहा हूं, ये तो प्रश्नवाचक शब्द हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, लेकिन क्या मैं आम नहीं खा रहा हूं तो इसमें क्या और नहीं दोनों लगा हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले इज एम आर, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से नॉट का प्रयोग करते हैं
उसके बाद से क्रिया के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से कर्म पूरक आदि रखते हैं। कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से हम इसको और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले रहे हैं। जैसे पहले इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, कुछ उदाहरण के माध्यम से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनका कैसे ट्रांसलेशन किया जा रहा है इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। जैसे क्या मैं आम खा रहा हूं। हाँ, अब ये प्रश्नवाचक शब्द है। क्या प्रश्नवाचक शब्द है, तो अब ये पूरा वाक्य हो जाएगा क्या मैं आम खा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं लिखवा चुका हूं कि सबसे पहले इज एम आर प्रश्नवाचक शब्दों में जो कंटिन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक टाइप के जो वाक्य रहेंगे उसके रूल रेगुलेशन में लिखवाया है कि सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद से क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर कर्म पूरक आदि रखते हैं। तो अब जैसे इस सेंटेंस को बनाना है, इस सेंटेंस को बनाना है, तो अब यहाँ क्या मैं आम खा रहा हूं, तो सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो अब सब्जेक्ट चूंकि आई है, इसके लिए हम स्पेशली एम का प्रयोग करते हैं, मतलब सहायक क्रिया का सबसे पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद से कर्म पूरक आदि रखते हैं। ठीक, तो एम, उसके बाद सब्जेक्ट इसमें है आई और उसके बाद से मुख्य क्रिया क्या है ईट और इसमें आईएनजी लगा देंगे ईटिंग, एम आई ईटिंग फूड। अब दोस्तों, अगर यही हो कि क्या मैं आम नहीं खा रहा हूं, सेंटेंस हो जो कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्य हो, तो उसमें सीधी सी एक बात रहती है कि मुख्य क्रिया और सब्जेक्ट कर्ता के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं, बस इतनी सी टेक्निक है। तो ये होगा एम आई नॉट ईटिंग फूड। ठीक दोस्तों, अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या तुम बाजार जा रहे हो। क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो अब इसमें सब्जेक्ट है यू। यू के लिए सहायक क्रिया क्या लगती है आर लगती है, क्योंकि यू जो है बहुवचन करता है। तो आर यू गोइंग, गो मैंने जाना होता है, आईएनजी लगाएंगे, गोइंग टू मार्केट। अगर जो यही रहे कि क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, दोनों प्रकार के शब्द इसमें आए हैं, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, तो उसको क्या बनाएंगे, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो। तो आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक दोस्तों, अब जैसे फिर शीला एक सुंदर गीत गा रही है। क्या शीला एक सुंदर गीत गा रही है। क्या शीला एक सुंदर गीत गा रही है। इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, शीला जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके लिए सहायक क्रिया के रूप में इज का प्रयोग करेंगे। तो क्या शीला एक सुंदर गीत गा रही है।
क्या शीला एक सुंदर गीत गा रही है? ठीक दोस्तों, तो शीला सिंगुलर नंबर है, इसके लिए इज का प्रयोग करेंगे। इज शीला सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, अब वही हो जाए, क्या शीला एक सुंदर गीत नहीं गा रही है, उसका क्या करेंगे? तो इज शीला नॉट सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। दोस्तों, नाट को केवल मुख्य क्रिया और सब्जेक्ट के बीच में रख दिया गया है। हर एक सेंटेंस में आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अब अगला ट्रांसलेशन बना रहे हैं कि क्या हम बागीचे में टहल रहे हैं। तो दोस्तों, क्या हम बागीचे में टहल रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट है हम, जिसके लिए आर का प्रयोग किया जाएगा। क्या हुआ कि क्या हम बागीचे में टहल रहे हैं। तो आर वी वॉकिंग इन गार्डन। अगर जो वही रहेगा, क्या हम बागीचे में नहीं टहल रहे हैं, तो जो मैं फार्मूला बतलाया हूं कि मुख्य क्रिया और सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया और कर्ता के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो वो ऐसे ट्रांसलेशन होगा, आर वी नॉट वॉकिंग इन दी गार्डन। ठीक फ्रेंड्स, अब हम चल रहे हैं कि अगर जो वाक्य ऐसा रहे WH फैमिली का, कि जैसे मैं आम खा रहा हूं, तो हो कि मैं आम क्यों नहीं खा रहा हूं। तो सबसे पहले हम उस वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे मैं आम क्यों नहीं खा रहा हूं, हाँ, इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद से इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद से क्रिया की आईएनजी फॉर्म का, उसके बाद से कर्ता का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद से क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद से कर्म पूरक आदि रखते हैं। ठीक दोस्तों, तो जैसे क्या मैं आम नहीं खा रहा हूं, तो अब नहीं, मैं आम क्यों नहीं खा रहा हूं, हाँ, तो व्हाई एम आई नॉट ईटिंग मैंगो। दोस्तों, सबसे पहले उस वर्ड की अंग्रेजी, सबसे पहले उसका फार्मूला है, सबसे पहले उस वर्ड की अंग्रेजी, उस, इसको कहे WH से संबंधित, WH फैमिली से संबंधित वाक्यों के लिए। ठीक है, तो इसका फार्मूला है कि सबसे पहले
उस शब्द की अंग्रेजी दूसरे स्थान पे सहायक क्रिया is am are उसके बाद से तीसरे स्थान पे सब्जेक्ट उसके बाद से अगर नकारात्मक भी रहता है तो नॉट का प्रयोग उसके स्थान उसके बाद पांचवें नंबर पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, छठवें स्थान पे कर्म पूरक आज रखते हैं। दोस्तों, अगर WH फैमिली से संबंधित वाक्य है कि जैसे क्या मैं आम खा रहा हूं, ये सामान्य सा प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन मैं आम क्यों खा रहा हूं, तो ये WH फैमिली से संबंधित ये वाक्य है। तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे, उसके बाद से क्या करेंगे कि सहायक क्रिया रखेंगे और उसके बाद से तीसरे स्थान पे रखेंगे सब्जेक्ट, चौथे स्थान पे नॉट, मतलब वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में नॉट, और उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखेंगे, फिर कर्म पूरक रखते हैं। जैसे एक आध एग्जाम्पल से इसको समझ लिया जाए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब दोस्तों, जैसे मैं आम क्यों खा रहा हूं, मैं आम क्यों खा रहा हूं, तो इसको क्या बनाएंगे, वाई, WH फैमिली वाला वर्ड, क्योंकि अंग्रेजी वाई होती है, तो क्योंकि अंग्रेजी वाई, अब सहायक क्रिया आई के लिए सहायक क्रिया एम लगाई जाती है, वाई एम, और उसके बाद से क्या रखते हैं कि सब्जेक्ट आई, वाई एम आई ईटिंग मैंगो। ठीक दोस्तों, अगर वही रहता कि मैं आम क्यों नहीं खा रहा हूं, आम क्यों नहीं खा रहा हूं, तो वाई एम आई नॉट ईटिंग मैंगो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मुख्य क्रिया और कर्ता के बीच में केवल नॉट का प्रयोग किया गया है। ठीक, अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, तुम क्यों बाजार जा रहे हो,
तो फिर से यहाँ क्यों क्यों आया है? क्योंकि अंग्रेजी वाई ही होती है, वाई। अब तुम के लिए तुम प्लूरल नंबर है, इसलिए सहायक क्रिया आर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। ठीक फ्रेंड्स, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। अच्छा, अब वही आएगा, तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो। हाँ, इसमें बस यही करेंगे कि नॉट का प्रयोग यहां लगा देंगे मुख्य क्रिया और सब्जेक्ट के बीच में। वाई आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आप लोगों को पसंद आएगा। शुरू से अंत तक वीडियो को थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।